हाँ मैंने किया था। ठीक है, हाँ मैंने किया था। ऐसे मतलब क्या होता है, एक पर्सन है जो कंटिन्यू स्पीक करता है सेम लैंग्वेज, बट क्या होता है रिदम चेंज हो जाती है उसकी। आई कैन डू इट। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं इसको फ्रेंच में बोलना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा इजू पिलू फैम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कंप्लीट लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो जितने भी टॉपिक है आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल से आप समझ सकते हैं आज हम कंप्लीट लैंग्वेज करने वाले हैं। तो लैंग्वेज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या है। तो सबसे पहले भाषा, आप सभी जानते हैं हम बचपन से लेकर अब तक है जो भाषा के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। विदाउट लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी को अगर मैं अभी चाइनीज़ में बोलने लग जाऊं, क्या आप मुझे समझ पाएंगे? आप मेरी वीडियो को ही काट देंगे। तो क्या है वो, मैं आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। तो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टोन्स, सिंबल्स, साउंड्स जो भी हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो सभी लैंग्वेज हैं। वो तो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है जो ट्रांसफर ऑफ थॉट्स बाय द हेल्प ऑफ साउंड, सिंबल, टोन्स इन ऑर्डर टू अलो पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। सिंबल्स का यूज़ करके, साउंड का यूज़ करके या फिर टोन्स का यूज़ करके है जो हम है जो अपनी बात या अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट कर पाएँ दूसरों के साथ, तो वो एक लैंग्वेज है। जैसे कि हम कई बार क्या कहते हैं, कोई हमसे पूछता है कि भाई क्या तू मेरे साथ चलेगा, तो हम गर्दन हिला देते हैं। गर्दन हिला दिया भाई, नहीं चलूँगा। तो दैट इज़ द सिंबल। सिंबल हो गया ये कि भी हम मैं नहीं जाऊँगा। टोन्स, टोन क्या कहता है कि भी हाँ हाँ मैं तो चलूँगा ना भाई। तो उसमें क्या उसने बताया कि भी उसको कोई एतराज़ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ चलेगा ही चलेगा। और साउंड जैसे कि हाँ भाई मैं चलूँगा तेरे साथ, दैट इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं लैंग्वेज एंड कोग्निशन। तो लैंग्वेज और कोग्निशंस के अंदर कैसे मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि भी क्यों साइकोलॉजी मतलब कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को क्या ज़रूरत पड़ी कि भी वो लैंग्वेज को पढ़ने लगे। ठीक है, अभी कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को समझना, वो कोग्निटिव साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान को समझना, संज्ञान को समझना। ठीक है, तो दैट इज़ द कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो अभी कोग्निटिव साइकोलॉजी और लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, अभी हम किसी को क्यों समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे हम किसी को, जब हम उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम वो या फिर वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, दैट इज़ द कोग्निशंस। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन एसेंट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट अफेक्शनेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस विच इज़ द बेस ऑफ कोग्निशन। अब बेस ऑफ कोग्निशन मतलब कोग्निशन का बेस क्या है। कोग्निशन का बेस, जब भी कोई व्यक्ति बात करता है मतलब उच्चारण करता है, तो सबसे पहले उसके स्नेह, जो उसका प्रेम है, उसको उसका प्रतिनिधित्व करती है लैंग्वेज। ठीक है, कि वो कैसे बोल रहा है। सेकंड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कंटेन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब लैंग्वेज प्रोसेस कब होगी, जब कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें जो परसीव करते हैं, परसीव करने के बाद हम उसको मेमोराइज़ करेंगे, मेमोराइज़ करने के बाद हम उसको रिटेन करेंगे जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी। जब है जो लैंग्वेज प्रोसेस, लैंग्वेज तभी होगी जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर पाएंगे, तभी तो वो लैंग्वेज होगी ना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन कंसेप्चुलाइज्ड एज द प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी कोई भी प्रॉब्लम लगा लो आप जीवन में, आपके कोई भी समस्या है जो आप किसी को, मान लीजिए अब आपको रास्ता ही पूछना है। ठीक है, अगर आप जो उर्दू के अंदर कहेंगे कि मुझे रास्ता बता दो, अब सामने वाले को उर्दू नहीं आती होगी, क्या आपको रास्ता बता देगा? नहीं बताएगा ना। तो ह्यूमन की जो ह्यूमन थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दैट ऑल दीज आर द लैंग्वेज है जो उसके अंदर हेल्प करती हैं। जैसे पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, पजल सोल्व करने के लिए हमें पहले उसके क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा, तब हम उसको जो तब हम उसको जो रिजोल्व कर पाएंगे उस इशू को। ठीक है, तो एक और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। लैंग्वेज के बिना हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम किसी को अपनी समझा ही नहीं सकते हम क्या कहना चाहते हैं। अगर अभी मैं ही लैंग्वेज की बजाय मैं कुछ और पढ़ाने लग जाऊँ यहाँ पर, और कुछ बताने लग जाऊँ, क्या आप वीडियो को देखोगे? नहीं देखोगे, आप फटाक देने से काट देंगे कि हट यहाँ से, जाने दे इसको। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज तो हमने पढ़ लिया कि भी ये लैंग्वेज है कि भी, तो अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज की क्या स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज किस तरह बनी। तो लैंग्वेज इज ग्रामर, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड प्रैग्मेटिक्स ऑल प्रोवाइड शेप हाउ इन्फॉर्मेशन एंड मीनिंग आर कन्वेयर्ड। तो कौन कौन से,
ग्रामर, सिमेंटिक, सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये सभी है जो एक आकार देते हैं, शब्द हैं, ये कुछ भी है, मीनिंग्स है, सभी है जो कैसे हम इन्फॉर्मेशन को परसीव करेंगे, कैसे हम उसको गेट करेंगे। तो लैंग्वेज एम टू बी ए सिस्टम ऑफ रूल दैट हेल्प गाइड इन्फॉर्मिंग वर्ड एंड एक्सप्रेस थॉट इन ए स्टैंडर्ड वे। हमें लैंग्वेज है जो एक है जो अपॉर्चुनिटी देती है कि हम सामने वाले को समझा सके हम क्या कहना चाहते हैं और जो हम क्या चाहते हैं उससे, ठीक है, दैट इज़ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अंदर क्या से स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास सबसे पहले ग्रामर हो गई, ठीक है, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स होते हैं हमारे पास जो शब्दों के पीछे अर्थ छुपे होते हैं, आर द रूल्स विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द लैंग्वेज, दैट इज़ द सिमेंटिक्स। उसके बाद सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स क्या है, अब जो हमने शब्द तो बना लिए कि भाई हाँ मैंने उसको जाकर बोलना है कि भाई आई लाइक यू, दैट इज आई लाइक यू। अब ये थोड़ा ना हम ये बोल देंगे यू लाइक आई, दैट इज अ रीअरेंजमेंट। तो आई लाइक यू को हम है जो आई लाइक यू, हमने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ठीक है, तो आई लाइक यू। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई यू लाइक आई, ये तो गलत हो गया ना। तो इसे सिंटेक्स किसे कहेंगे, आर द रूल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग वर्ड इनटू ए सेंटेंस, हेल्प अस नो हाउ टू अरेंज वर्ड इन ए लॉजिकल मैनर सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। अगर आप ही गलत बोलोगे तो अगले की क्या गलती है, वो गलत तो समझेगा ही ना, ठीक है। दैट इज द आई लाइक यू को हम आई लाइक यू बोलेंगे, ना कि यू लाइक आई, ठीक है। एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज आर द कंबाइन द मोर कॉम्प्लेक्स द वर्ड ऑफ द ग्रामर बिकम। हम क्या करेंगे अब सिंटेक्स जो इनका सिमेंटिक सिंटेक्स और ग्रामर का यूज़ करके हम मोर कॉम्प्लेक्स इस वर्ड बना सकते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं करते। सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ हम नहीं करते, डायरेक्ट कहेंगे आई लाइक यू इंस्टेड ऑफ कि भी और कुछ कहने की बजाय, ठीक है, कि भी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं या हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। ये आजकल है जो ट्रेंडिंग में आई लाइक यू वाला, ठीक है। तो हम कई बार क्या होता है सिंबल बना के भेज देते हैं ऐसे दिल वाला, या फिर हमें जो इमोजी बनाते हैं जो कि है जो हमारे अपने लिप्स के साथ है जो किस का दिल वाली किस भेजेगा, दैट इज़ कि भाई हाँ मुझे तुम्हारा कंटेंट पसंद आया, मुझे तुम्हारा वे अच्छा लगा, ठीक है, दैट इज़ अ सिंबल, ठीक है। या फिर हम बोल दें तो बोलने के लहजे से भी पता लग जाए। उसके बाद हम करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज किसे कहेंगे, लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ द लेटर। अब सीधी सी बात है, अब कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर हमें जो क्या लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, मसाला लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, दैट इज़ ऐसे ही लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे बनी है, इसमें एक ईंट हो सकती है लेटर्स की, दूसरी लेटर्स के साथ है जो लेटर्स को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स को जोड़ के हम फ्राज बनाएंगे, फ्राज को जोड़ के हम सेंटेंस बनाएंगे। तो दैट ऑल दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज विच इज़ हेरारिकल। हेरारिकल्स का यहाँ पर क्या मतलब है, हेरारिकल मीन्स होता है पदानुक्रम, पदानुक्रम कि भी एक कर्म में है। ऐसे नहीं है कि भी आप पहले सेंटेंस सीख जाओगे, कोई बच्चा है जब पैदा होता है क्या वैसे थोड़ा ना हमसे डायरेक्ट बोल देंगे, सबसे पहले वो क्या करेगा कोइंग साउंड निकालता है, उसके बाद बेबलिंग शुरू करता है, बेबलिंग के बाद वो धीरे धीरे 1 वर्ड 2 वर्ड उसके बाद मल्टी वर्ड्स के अंदर तक जो स्टेज पर पहुंचता है। ये भी हम आगे क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। अभी देखिए तो फोनिम्स लाइक द TPM कोरस्पॉन्ड टू द सिंगल फिनोम्स। ये क्या रहा है, सिंगल फोनिम्स होता है TPM। जैसे हमने लिख दिया टैग तो आप इसको टैग ही बोलोगे। अगर मैं लिख देता हूँ CAT कैट, ठीक है, या मैं इसको CAUGHT कोट, या फिर मैं इसको बोल दूँ COUGH कफ, दैट इज द मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये वन से मोर देन वन वेरिएबल्स रखते हैं जो ये कोर्स में ये फोनेम्स है, तो ये मोर देन वन वेरिएंट है इनके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो होता है बच्चा है जो क्या करता है, बच्चा रोता रहता है, हंसता है, रोता है, या फिर कोई भी साउंड होगा जैसे ई ऊ आ जैसे भी कोई भी साउंड हो तो उसको प्री टोकिंग कहते हैं। प्री टोकिंग के बाद जो बैबलिंग बड़बड़ाना शुरू हो जाता है बच्चा कि भाई क्या कहेगा कि भाई ए या ऊ साउंड चेंज, ठीक है, थोड़ा सा नॉइज़ करेगा बच्चा, जो कि है जो 8 मंथ के लिए 6 से 8 मंथ के बीच में आ जाती है। उसके बाद आता है होलोफ्रास्टिक, जिसे हमें जो 1 वर्ड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर है जो बच्चा क्या करता है, ये स्टेज है जो 9 से 8 महीने के अंदर आती है। ये इसके अंदर ना बच्चा जैसे म या फिर पापा या दादा या दादी, दी तो नहीं कहेगा लेकिन हाँ मतलब कुछ ना कुछ है जो बोलना शुरू करे, जैसे मामा बोलता है मा प, दैट इज़ अ 1 वर्ड या होलोफ्रास्टिक बोल सकते हैं। उसके बाद 2 वर्ड आती है जिसके अंदर है जो बच्चा या मुझे दे दो या दे दो ऐसे कुछ वर्ड बोलेगा। टेलीग्राफी के अंदर है जो वो चीज़ों को सेग्रीगेट शुरू करना हो जाए कि भाई हाँ 2 चीज़ों के बीच में जो वो मीनिंग या वर्ड सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री टॉकिंग के अंदर दिस स्टेज टेक प्लेस फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 6 मंथ, जन्म से लेकर 6 महीने तक है जो बच्चा क्या करेगा, इस टाइम है जो बच्चा है जो डज नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाता या फिर वो बोलेगा
पाएगा कहाँ से यार, जब उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता ही नहीं, अंडरस्टैंड वो कर नहीं पाता लैंग्वेज क्या है। तो व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंड शॉर्ट वर्ड एंड फ्राजेस दैट आर सेंट्रल टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे कि अब मान लीजिए वो रो रहा है, अभी आपने उसको गोद में उठा लिया तो वो हंसेगा या फिर चुप हो जाएगा, लेकिन गोद से छोड़ते ही आपने आप उसको लिटा दिया, बैठा दिया, फिर वो रोएगा। दैट इज़ द उसकी ज़रूरत ही और उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से है जो अपनी आवाज़, जिसको हम प्री टॉकिंग कहते हैं, कोइंग कहते हैं, ठीक है। बैबलिंग किसे कहेंगे? द फेज ओकर फ्रॉम द अराउंड 6 to 8 month, 6 महीने से 8 मंथ। ये कब से था? 0 से 6 महीने तक, ये 6 से 8 हो गया। जो कि है जो नॉइज़ करेगा साइलेबल्स दैट आर नॉट येट वर्ड्स, मतलब वो बोलेगा तो सही लेकिन वो बोलेगा जो कि शब्द नहीं होंगे, जैसे कि आ उ ई ए, दैट इज़ द बैबलिंग साउंड, ठीक है। तो होलोफ्रेस्टिक और वन वर्ड, इसको हम वन वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, वन वर्ड। तो वन वर्ड के अंदर क्या आता है हमारे पास? वन वर्ड के अंदर जैसे दिस स्टेज अकरिंग 9 to 8, मतलब इसके अंदर 9 हो गया, इसके अंदर 6 to 8 हो गया, इसके अंदर 0 से 6 हो गया। मंथ ओल्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज द इन्फेंट बिगिंस टू लर्न एंड स्पीक सिंगल वर्ड एंड स्ट्रांगली सेंटर्ड। अभी इसके अंदर बच्चा अपने आप नहीं सीखता, बच्चे जो मम्मी बोलती है कि भी बोलो बोलो बेटा मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी, दैट इज़ द बोलो पापा, पापा को पापा बोलो, दैट इज़ द पप्पा। हाँ, दादा को दादू बोलो भी, दादू। आजकल तो चाचा को चाचा नहीं बल्कि चाचू बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। दादा को दादू बोलते हैं, चाची को चच्चू नहीं बोलते, ठीक है। दैट इज़ मतलब है सभी के अपने अपने तरीके हो जाते हैं सिखाने के। मतलब बच्चा है जो एक लगा लो कच्चे घड़े की तरह हो जाए, उसको या तो आप बिगाड़ लो या सुधार लो, कैसे भी कर सकते हैं। दैट इज़ अ वन वर्ड स्टेज। उसके बाद टू वर्ड स्टेज आती है। दिस स्टेज है जो अकरिंग बिटवीन द 18 to 24 months, मतलब 9 महीने से 24 महीने के बीच में। अभी इसके अंदर क्या होता है, बच्चा क्या करता है, उसके अंदर है तो सिंगल वर्ड की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, सिंगल वर्ड को पहचानना शुरू हो जाता है कि भाई हाँ ये मेरा चाचा है, ये मेरा भाई है, ठीक है, मतलब पहचानना शुरू कर देता है। द बिगिन टू पेयर ग्रुप ऑफ वर्ड टुगेदर मीन इंस्टेंट। जैसे वो कहेगा, आपने उसको शायद कुरकुरा दे दिया, कुरकुरे का पैकेट होता है, या फिर फन फ्लिप्स का पैकेट होता है, या फिर आजकल तो किंडल जो है भी चला हुआ है। तो अगर आपने उसे दे तो क्या कहेगा, मुझे दो मैं खाऊंगा, या मैं नहीं खाऊंगी, या जो भी कहेगा, दैट इज़ द टू वर्ड। टू वर्ड के बाद आता है हमारे पास टेलीग्राफिक। तो टेलीग्राफिक के अंदर क्या है, इट टेक प्लेस 2 से 3 ईयर ओल्ड के बच्चे होते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, बच्चे को लगभग जो पता लगने लग जाता है। आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत चंट होते हैं, उनको तो मोबाइल फ़ोन छोटे से बच्चे ही रिसीव कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। तो 2 से 3 बच्चे तो आजकल तो बहुत ही मॉडर्न ज़माना हो गया है, मतलब सिस्टम लगभग चेंज ही हो गया। आगे आने वाले में कुछ और भी चेंज हो जाएगा। आपके टाइम में तो मतलब समझो ना, बच्चे आपके सिर पे से हाथ फेर देंगे, वैसे देसी भाषा में बोलते हैं कि वो तो सिर पे से हाथ फेर दे, मतलब बहुत एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। तो इट टेक्स 2 or 3 year old नाउ चिल्ड्रन बिगिंस टू एक्सपैंड देयर टू वर्ड फ्राजेज इनटू शॉर्ट सेंटेंस। इट मीन्स वो क्या करेंगे, वो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देंगे, वो समझने लग जाएंगे कि मुझे एक केले की बजाय 2 केले मांगने हैं इनसे, ठीक है। इट मीन्स बॉयज़ कि देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिख रहा है, दे अंडरस्टैंड टू यूज़ द प्लूरल, मतलब प्लूरल सिंगुलर्स के अंदर वर्ड का जो फ़र्क समझेंगे। वे बॉयज़ की जगह बॉय कहेंगे, ठीक है। जैसे कि भी किसी भी, जैसे उसको ग्रुप दिख रहा है कि भाई हाँ वो बच्चे खेल रहे हैं, ना कि वो ये कहेगा कि वो बच्चा खेल रहा है, ठीक है। अभी कोई भी ग्रुप है 2 से 3 वाले बच्चे तो हमेशा खेलते ही, ऐसी कोई बात नहीं कि मम्मी वो बच्चा भी फ़ोन यूज़ कर रहा है या वो बच्चे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो उनको सेग्रीगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीवर्ड। जो लास्ट स्टेज होती है हमारे पास मल्टीवर्ड की। मल्टीवर्ड के अंदर नाउ मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन फॉल इनटू द मल्टीवर्ड स्टेज। अभी ऑब्वियस सी बात है, वन वर्ड सीख लिया, टू वर्ड सीख लिया, अभी आ जाता है मल्टीवर्ड के अंदर। तो इन दिस फाइनल स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन चिल्ड्रन नाउ लर्न टू यूज फंक्शनल मॉर्फेम्स टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दे यूज। मतलब अब वो है जो शब्दों के साथ खेलना सीख जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, खेलेंगे तो सही। अब इतना कुछ सिखाया है हमने जीवन भर तो नहीं, इतने मतलब 2-3 साल बाद, तो 5 साल वो सबने खेला कि भी मम्मी मैं तो ये नहीं ये खाऊंगा, मम्मी मुझे ये वाला कुरकुरा नहीं, आपने भाई को ये दिला दिया मैं ये खाऊंगा। ऑल दीज आर द मल्टीवर्ड। अब वो समझ गए, सब कुछ सीख गए। अब उसके बाद हम जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन करेंगे, ठीक है, वो कैसे कैसे बेनिफिट करती हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज और थॉट। आपको भी आपके दिमाग में अभी तक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में अभी आया भी है या नहीं भी आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि भी पहले लैंग्वेज आई या थॉट आई। ये डिबेट थी। मतलब अभी भी मान लीजिए, अगर आप सोचो कमाल की बात है यार, पहले भाषा आई होगी या फिर विचार आया होगा, तो ये भी है। बिना लैंग्वेज के तो मेरे हिसाब से थॉट आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम खालिस्तान होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होता, ये दुनियादारी की भसड़बाजी नहीं होती, ठीक है। ये सभी हमारे को हमारी फैमिली सिखाती है, हमारा एनवायरनमेंट सिखाता है, हमारा फ्रेंड सर्कल सिखाता है,
सब कुछ जो भी है सभी है, जो हमारे फैक्टर है जो कि हमारे को जो अफेक्ट करते ही करते हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। लैंग्वेज और थॉट के अंदर क्या हुआ, हमने सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पढ़ा, स्टेज पढ़ी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन करने की। तो अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि भी पहले लैंग्वेज आई या थॉट आया। कमाल की बात है, आपने भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछिए भाई, कमेंट कीजिए, कमेंट सभी, ठीक है। तो इसलिए क्या, तो वहाँ पर थ्योरीज आई। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, पहले विचार आया फिर भाषा आई। किसने कहा, ये पियाजे ने कहा। अकॉर्डिंग टू पियाजे सबसे पहले विचार आया था। अभी कमाल की बात है, विचार कैसे आ सकता है भाई, हमें तो कोई विचार नहीं आया, लेकिन हमने तो पहले सीखा है। तो चलिए हम क्यों बहस करें, हम तो पढ़ते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट प्रोसीड लैंग्वेज और डिटरमाइन इट ड्यूरिंग द सेल्फ गॉसिप्स ऑफ चिल्ड्रन इट नोन एज द इकोसेंट्रिक। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उसका फोकस किया इकोसेंट्रिक पे। तो ही सेज देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव स्ट्रक्चर। उसने कहा कि भाई लैंग्वेज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कोग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता। कमाल की बात, और किसका पड़ता है। चलिए हम पढ़ते हैं अगली, हम पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है आगे। लेकिन हम पहले ना शॉर्ट फॉर्म में आपको सभी को ये थ्योरीज है जो एक बार बता देते हैं, और आपको डिफरेंस का पता लग जाएगा। विगोट्स्की ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की बोथ लैंग्वेज, इसने क्या कहा कि भी 2 साल की उम्र तक लैंग्वेज भी और थॉट भी दोनों सेपरेट रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे का किसी के ऊपर, ठीक है। ये बोल रहा है, ये भी विगोट्स्की ने कहा, ठीक है। ये क्या कहता है कि भी 2 ईयर द रिमेन सेपरेट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ 2 ईयर ऑफ चिल्ड्रन, इट मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट। लेकिन बाद में क्या होता है, वो मर्ज हो जाते हैं दोनों, प्लस दोनों मिल जाते हैं इस पीरियड के दौरान। वो कहता है कि ही सेज दैट प्राइवेट स्पीच गिव डायरेक्शन टू चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। अभी पियाजे ने क्या कहा, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर है जो कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। लेकिन विगोट्स्की ने क्या कहा, लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। होगी ना अलग अलग बात। अब ऑब्वियसली बात है, थ्योरीज हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज तो करते ही करते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास स्किनर। ये दोनों थ्योरीज है जो नेटिविस्ट थे, ये दोनों ये नेटिविज्म के जो अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते स्किनर मैं स्कैनर बोल रहा था, सॉरी, ठीक है। तो स्कैनर नहीं है, ये स्किनर है। स्किनर जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, इसने अपनी बुक, इसने जो बुक लिखी थी वर्बल बिहेवियर के अंदर, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया भी था, ठीक है। तो इन दिस बुक जो वर्बल बिहेवियर के अंदर उन्होंने क्या कहा कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय द एसोसिएटिंग वर्ड विद मीनिंग। शब्दों और उनके अर्थों के साथ है जो वो सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो नोम कॉम्स्की पढ़ेंगे। नोम कॉम्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर है जो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या कहता है, हमारे अंदर है जो इनबिल्ट नेचुरली ही पाई जाती है एक ऐसी डिवाइस जो कि हम जो लैंग्वेज को हमें सीखने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात है, नोम कॉम्स्की कहते हैं कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप आ जाएगी। भाई अपने आप कैसे आ जाएगी, ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन हैव एन इनिशिएट कैपेसिटी टू लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कैन डिस्कवर द ग्रामर ऑफ देयर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन इनबोर्न ग्रामर। ये क्या कहता है कि बच्चे को सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से ही इनबिल्ट होती है जिसके मदद से वो है जो सब कुछ सीख जाता है। वी कैन से दैट चिल्ड्रन डू नॉट लर्न ए न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट थ्रू एन इनिएट लैंग्वेज डिवाइस। देखा कमाल है ना। अब इसने तो कमाल ही कर दिया नोम कॉम्स्की ने, तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अभी जैसे कि हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए क्या होता है, टावर लगे होते हैं, टावर से टावर ऐसे सिग्नल चले जाते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे, इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे यूं 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 ऐसे ही कुछ शेप होती है न्यूरॉन्स की। ये जो इसकी कुछ ये पीछे ऐसे टेल होती है एक दूसरे के साथ। इसी प्रकार इनके साथ एक नंबर्स ऑफ न्यूरॉन, मतलब बहुत सारी, आप काउंट नहीं कर सकते इतने, मतलब काउंट तो कर रखें लेकिन हाँ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इन ह्यूमन ब्रेन दैट सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए जो हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारी मदद करता है, जिसके हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोल देते हैं। ऑल ह्यूमन हैव ए यूनिवर्सल ग्रामर। अभी इनके अकॉर्डिंग है जो सभी की है जो एक मतलब सभी ह्यूमन है की है जो एक यूनिवर्सल ग्रामर है, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू इनफाइनाइट डाटा एंड गिवन डाटा प्रोड्यूस ए फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल, जिसे हम जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। अभी देखिए इसका जो बेहतर एग्जांपल है, अभी मान लीजिए कि भाई आप जंगल में रह रहे हैं, आप क्यों रहेंगे भाई, मोगली रहा था, ठीक है। तो मोगली रहता था, उसने जो वहाँ की लैंग्वेज सीखी उसको बोलना नहीं आता था, लेकिन वो वहाँ जानवरों के साथ रहकर जानवर की भाषा सीख गया था। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर है जी इसने ये मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ होगा,
नॉम कॉम्स के अकॉर्डिंग तो फिर वो डिवाइस है ना ब्रेन के अंदर, तो उसने ब्रेन की डिवाइस की मदद से यह ऐसी भाषा सीख ली कि वो जंगल में रहने के लिए कैपेबल हो गया। ठीक है, अगर वो यहाँ रहता तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो हमारे सामने वाले को देख कर ये कहते भी हाँ उसने मर्सिडीज़ खरीदी है तो मैं BMW खरीदूंगा। ठीक है, वो बात अलग है कौन सा वेरिएंट खरीदेगा, तो हम सामने वाले को देखकर कुछ सीखते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो लैंग्वेज जो तो जैसे लो प्रतिस्पर्धा हो गई गाड़ियों की, माफ़ी चाहूँगे, लेकिन ये भाषा है। भाषा भी हम कुछ ऐसे ही सीखते हैं, हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती अकॉर्डिंग टू नोम कॉम्स्की के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम पियाजे पढ़ेंगे। पियाजे के अंदर जो क्या कहता है, जीन पियाजे ने जो स्टेज थ्योरी, जिसके अंदर चार मेन टॉपिक्स है जिसको हम कहेंगे स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 साल तक होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 से अप। इट मीन्स बर्थ टू 2 ईयर, 2 to 7 ईयर, 7 to 11 ईयर, 12 to और अप, दैट इज द सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या होता है। इन्फेंट एक्वायर नॉलेज फ्रॉम 5 सेंसर, मतलब ये क्या करते हैं, जो कोई भी जो शिशु है या बच्चा है वो है जो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से, मतलब है जो 5 सेंसेस से है जो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को परसीव करेगा, चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, वहीं से वो सीखेगा। इस दौरान है जो उसकी नॉलेज क्या होती है, लिमिटेड होती है। अभी देखो मैंने नॉलेज ऐसे लिखा है, आप भी यहाँ से सीख सकते हैं। आप कैसे इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। बिहेवियर है जो लिमिट होता है। अभी कैसे ऐसा क्यों कहा गया, अभी मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको कोई गर्म लग रहा है, आप गर्मी में उसको नीचे चला रहे हो तो उसको पता है कि भी हाँ गर्म है, वो गोदी के लिए आपको कहेगा कि भी हाँ मेरे को गोदी लो, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करेगा। तो वहाँ पर जो लिमिटेड, उसको इतना ही पता है कि भी ये गर्म है, ये ठंडा है, मुझे यहाँ रहना और यहाँ नहीं रहना, मुझे अब रोना है अब नहीं रोना, उसने सुसु कर दिया तब रो रहा है। उसकी एक्टिविटी बताते हैं वहाँ पर, बिहेवियर उसका लिमिटेड है, नॉलेज उसकी लिमिटेड है। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या हो जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो स्टार्ट हो जाता है इस दौरान, कि 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर जो ओबेस है वो क्या करता है, लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन वो लॉजिक नहीं लगा पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कैन नॉट मेंटली मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन एंड आर अनेबल टू टेक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले पाता इस उम्र के अंदर भी। लेकिन अब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या है, 7 to 11 ईयर, इस स्टेज के अंदर है जो चिल्ड्रन बिगिन थिंकिंग लॉजिकली। अभी लॉजिकली थिंकिंग, अब वो पूछें कि भी मम्मी ये सूरज यहाँ कैसे निकलता है। अभी देखो पीछे ना, जैसे अब हमारे यहाँ ना माता की वो लगती है, धोक बोल देते हैं, जैसे मंदिर जाना होता है वहाँ पर पूजा अर्चना करनी होती है, जो फूल पत्ती या फिर जो आटे के पूड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी कमाल की बात है, मेरे दिमाग में भी नहीं, मैं आके सुबह जो हमारे यहाँ तो 2-3 बजे जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में सुबह सुबह, और जाने के बाद जो हम वहाँ पर पढ़ने, मतलब सॉरी मंदिर में पूजा करके मैं आके पढ़ने लगा। ठीक है, 3-3:30-4 बजे की बात है, मैं पढ़ने लगा। तो मैं बैठा था तो उस गली में से कोई बच्चा जा रहा था अपनी मम्मी के साथ, तो उसने कमाल की बात है क्वेश्चन पूछा कि भी मम्मी, उसकी मम्मी बोली हाँ बेटा, एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, बोली हाँ बेटा पूछो। वो बोले कि भी मम्मी ये मोदी कब माता धोखता है, मतलब माता की कब पूजा करता है मोदी, इस वाली माता की जो हम पूजा करते हैं। तो कमाल के बाद इस दौरान है जो वो क्या करता है, लॉजिकली कॉन्क्रीट करता है, लॉजिकली सोचता है कि भी ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता। दैट इज़ 7 to 11 ईयर। तो मुझे 100% श्योर है कि वो उसकी उम्र इतनी ही थी जिस हिसाब से उसने ये सवाल पूछा। मैं भी सोच के इतना हंसा सुबह सुबह, कमाल की बात है। दैट इज द कि भी लॉजिकली अबाउट द कॉन्क्रीट इवेंट्स हैव द डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। एक बेहतर एग्जांपल था, आपको कोशिश करते एक बेहतर एग्जांपल के साथ समझाने के लिए। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो 12 और 12 से ऊपर क्या होता है, अब जो पीपल है जो डेवलप द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट स्किल्स सच एज द लॉजिकल थॉट, डिडक्टिव रीजनिंग एंड द सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑल्सो एमर्ज ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो ये थी हमारे पास है जो 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। ठीक है, तो अब हम जो आगे करते हैं हमारे पास फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अभी हम लैंग्वेज का फंक्शन करेंगे भी। फंक्शन क्या है लैंग्वेज का, 3 बेसिक फंक्शन मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखे हैं नोट्स के अंदर। स्पीच एक्ट, प्रोपोजिशनल कंटेंट, थीमेटिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्पीच एक्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या लिख रखा है मैंने, अभी देखो स्पीच एक्ट के अंदर सबसे पहले स्पीकर अटर सेंटेंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सच एक्ट। अभी हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, या तो हम उसको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, या उसको समझाना चाहते हैं, या फिर हमारे साथ किसी का झगड़ा होने वाला तो हम उसको वार्न करते हैं कि भी भाई समझ जा, चेतावनी दे रहा हूँ मैं तेरे को, आखिरी बार है तेरी,
उसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब भी स्पीकर बोलता है, एक्टर का मतलब होता है यहाँ पर बोलना, ठीक है, जब भी स्पीकर बोलता है किसी को भी अपनी बात समझाने के लिए, आइदर टू इन्फॉर्म लिसनर, या हो सकता है लिसनर को इन्फॉर्म करने के लिए, या फिर वार्न, या उसको चेतावनी देने के लिए, या हो सकता है ऑर्डर देम टू डू समथिंग और देन देम फॉर एक्ट ऑफ काइंडनेस, या फिर हमें उनसे कुछ काम करवाना कि भाई प्लीज़ जाते वक्त गेट को बंद कर दियो, ठीक है ना, या फिर मैं भी आपको बोलूँ भाई प्लीज़ ना आप वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ स्पीकर, मैं आपको वार्निंग तो दे नहीं रहा, अभी आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा, ठीक है, या फिर जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि भाई आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल या अपने छोटे बहन भाइयों को वीडियो दिखाइए, ठीक है, या फिर आप उनको बताइए ऐसा कुछ कि भी लैंग्वेज भाई ऐसे होते, आप लोगों ने ऐसे ऐसे सीखी। तो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको समथिंग टू डू दैम टू एक्ट फॉर काइंडनेस, स्पीच एक्ट दैट ए सेंटेंस इज मीन टू एक्सप्रेस इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इट्स स्ट्रक्चर। स्पीच एक्ट का मन आप समझ गए होंगे कि भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पर, कि मैंने देखो अभी डायरेक्टली भी मैंने कहा कि भी आप वीडियो को लाइक कीजिए, और इनडायरेक्टली इसलिए कहा क्योंकि मैंने इस दौरान वीडियो के दौरान इनडायरेक्टली ही है क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल है कि भी दिस इज़ ए पिग स्टे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसके दो मतलब है, या तो हम कह सकते हैं कि भी भाई कमरा तेरा बहुत गंदा है, या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भी भाई सफाई रखा करो, आउट एंड क्लीन अप, सफाई रखा करो, ठीक है, दो। तो ये था हमारे पास स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट के बाद जो आता है हमारे पास प्रोपोजिशनल कंटेंट, प्रस्ताविक सामग्री, जो हम भी कहना चाहते हैं, जो हम किसी के सामने कहना चाहते हैं, हम कैसे उसको किसी के सामने रख रहे हैं, ठीक है। द प्रोपोजिशनल कंटेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस इज समथिंग लाइक द समेशन ऑफ प्रोपोजिशन इट एक्सप्रेस, हम कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अभी मान लीजिए आपको बियर पीना है, या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, सॉरी बियर तो ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स भी मारेंगे अभी क्या पढ़ रहे हो तुम, बियर पीना है। तो मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीना है या कुरकुरे खाने हैं, तो आप डायरेक्ट है, ये तो नहीं कहोगे कि भी हाँ मम्मी मम्मी आज खाने की वो जो छुट्टी कर देते हैं, आज ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अभी कोल्ड ड्रिंक से तो पेट भरने वाला नहीं। द प्रोपोजिशनल कंटेक्ट आप क्या कहना है, या फिर आप ऐसे कहो कि मम्मी खाना खाने के बाद, जैसे आपने खाना खा लिया, कि मम्मी अभी खाना खा लिया, अभी मैं जो ठंडा पीना चाहता हूँ, तब है जो शायद आपकी मम्मी आपको येस नो का जवाब दे। आपकी मम्मी क्या करेंगी, येस नो, या देखो एग्जांपल है जो येस नो है, जो क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं प्रोपोजिशंस, बीइंग इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ वैल्यू ऑफ देम, कि भी वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ही डिपेंड करती है आपके जवाब पर कि भी आपको येस मिलेगा या नो मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं थीमेटिक स्ट्रक्चर। तो थीमेटिक स्ट्रक्चर के अंदर देखिए अभी क्या है, थीमेटिक स्ट्रक्चर्स देखिए, नाट्य प्रदर्शन या फिर नाट्य जो संरचना है हम बोल सकते हैं, प्रदर्शन नहीं सर। द स्पीकर्स जजमेंट अबाउट द लिसनर करंट मेंटल स्टेट आर रिफ्लेक्टेड इन व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। अभी क्या है, अब स्पीकर बोल रहा है, अभी स्पीकर ये तो जज करेगा ना, जब भी हम मान लीजिए आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए कि भी पोयम सुनाओ या फिर कोई कहानी सुनाओ, कोई कथा सुनाओ, तो अब क्या है, सामने वाले आज के चेहरे से, फेस एक्सप्रेशन से, या फिर जो उनकी जो आप जो उनको आपको चीयर अप करेंगे कि भी हाँ हाँ और सुना, या आप शायरी सुना रहे हो, तो क्या है, स्पीकर ही जजमेंट करता है लिसनर के करंट मेंटल स्टेट को। अब क्या बोला है आगे, व्हेन पीपल टॉक देयर आर इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल थ्री कंपोनेंट, जब भी हम जो बात करते हैं, किसी के साथ भी हम बात करते हैं, तो ये तीनों कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट, एक तो हमारा स्पीच एक्ट, सेकंड हमारा जो हम किस वे से हम जो अपना कंटेंट है जो उनके सामने क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, हम कैसे उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भी हम है जो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोपोजिशनल कंटेंट। और थर्ड है जो हमारा थीमेटिक स्ट्रक्चर, दिस वन, ठीक है। तो ये है जो क्या कहता है, ये तीनों फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे उनको जो प्रभावित करते ही करते हैं। तो इसके अंदर व्हेन द पीपल टॉक देयर आर सम इंपॉर्टेंट ऑफ थ्री कंटेंट सॉरी कंपोनेंट बिकॉज इन ऑर्डर दैट स्पीकिंग कैन बी इफेक्टिव, इनका जब भी हम ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हमारी है जो स्पीकिंग है जो अफेक्टिव होगी। जो कॉन्वर्जेशन स्पीकर हैव टू पे अटेंशन, जो हमें जो सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। नॉलेज स्टेट ऑफ माइंड एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो हम आगे करेंगे, अब तक हमने क्या क्या किया है, हमने लैंग्वेज पढ़ी है, लैंग्वेज और कोग्निशन पढ़ा है, कोग्निशन, ठीक है। और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज भी अभी हमने किए हैं, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज।
अब शुरू करते हैं प्रोसेस इन लैंग्वेज। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे जो भाषा के अंदर प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर है जो फोकस इन द 3 प्रोसेसेस पे जो मैंने अभी इसके अंदर नोट डाउन की हैं। 3 प्रोसेस बताएंगे हम इसके अंदर। प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड है जो हमारा स्पीच परसेप्शन एंड कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज के अंदर क्या बताया गया? द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मैक्सिम्स कॉल्ड द ग्रीशियन मैक्सिम्स। 1975 के अंदर जो ग्रीशियन मैक्सिम्स के नाम से इनको जाना जाता है, जिनको हम इनको जो 4 पॉइंटों के अंदर हमने आगे फर्दर डिवाइड किया है कि भी 4 है जो क्वालिटी मान लीजिए, या आप है जो 4 जो स्पेसिफिकेशन है जो हमारी लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए, यही है जो लैंग्वेज को अच्छी लैंग्वेज का प्रोड्यूस करती है। अच्छी लैंग्वेज जो प्रोड्यूस होगी, सबसे पहली कौन सी होगी? क्वालिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स नॉट टेलिंग ए लाई और पर्पस व्हेन फॉलोइंग दिस मैक्सिम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वी शुड ओनली से थिंग यू बिलीव टू बी ट्रू, नॉट से थिंग दैट वी कांट बैकअप विद एविडेंस। इट मीन्स हमें हमेशा सच्चाई ही बोलनी चाहिए। अब विदाउट एविडेंस, अभी अब मान लीजिए हम कह दें कि भी सूरज जो है वो तो दक्षिण से उगता है, दक्षिण से राइज करेगा, तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो क्वालिटी क्या है? हमें हमेशा ही वही चीज़ कहेंगे, हमें वही कहनी चाहिए जो कि सच्चाई है, दैट इज़ टू बी ट्रू। हमें झूठ नहीं बनाना चाहिए जिसके पास हमारा बैकअप एविडेंस ना हो कि भी हम इसको साबित ना कर पाएँ। ओके, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्वांटिटी होगी। ठीक है, क्वालिटी हमने कर लिया, उसके बाद क्वांटिटी होगी। लेकिन एग्जांपल, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। अभी इसका भी कोई सबूत देना पड़ेगा आपको कि कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली नहीं है। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भी कैपिटल ऑफ इंडिया है जो अमेरिका है, क्या आप कंसिडर करोगे? नो, क्योंकि क्या पढ़ा रहा है इसको, इसका चैनल का अनसब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कैपिटल ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, इसका कोई सबूत नहीं चाहिए। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? वेयर वन ट्राई टू बी एज इंफॉर्मेटिव एज वन पॉसिबली कैन and gives as much information as is needed, no more not to bombard our listeners with too much irrelevant information। क्या कह रहा है यहाँ पर ये कि भी हमें वही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि भी हम जो सामने वाले को, अपने जो लिसनर्स को इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। ऐसा नहीं है कि भी वो सामने वाला पूछ रहा है हमें कि भी हमें तो यहाँ से दिल्ली जाना है और आप बता रहे हो उसको शिमला का रास्ता, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। मतलब क्या होता है, आपको इम्पोर्टेंट ही नॉलेज उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भी आप जो बिल्कुल धड़ाधड़ उनको बताते रहो कि भी शिमला ऐसे जाओ, पंजाब यहाँ जाओ, और जो पंचकुला यहाँ पे और चंडीगढ़ हमें ऐसे घूमना होता है। तो ऐसे ये राइट वे नहीं है हमें जो इन्फॉर्मेशन है जो किसी को प्रोवाइड करना। तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन लूज हो जाएगा, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे उनके साथ। तो टू मेक अवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्वर्जेशन एज इन्फॉर्मेटिव एज रिक्वायर्ड, तो हमें अपना हमें जो इन्फॉर्मेशन है हमारी इस तरह रखनी चाहिए जो कि ज़रूरत है। सेकंड, नॉट कंट्रीब्यूट मोर इन्फॉर्मेटिव देन रिक्वायर्ड। अभी ये नहीं हो कि भी सामने वाले ने जो पूछा है वो तो हमने बता दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी हम सामने वाले को बताएं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको जितना बोला जाए उतना ही आप बताओ, जब भी आप जितना किसी को पूछा जाए उतना ही आप बताओ। ठीक है, तो रिलेशन नेक्स्ट आता है हमारे पास, रिलेशन पॉइंट। अभी रिलेशन क्या होता है? वी शुड ओनली से थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द कॉन्वर्जेशन। वही बात जो अभी मैंने ऊपर बताई कि भी जो हम इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए। जैसे कि अब मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि भी मुझे ना फ्रूट्स के नाम बता दो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि फ्रूट्स के नाम कौन कौन से होते हैं? एप्पल होता है, बनाना होता है, ठीक है, मैंगो सीजनल फ्रूट्स है। आज के टाइम में तो अभी मैंगो आने वाले हैं, धीरे धीरे लगभग आ चुके हैं, लेकिन और भी आ जाएंगे। वाटरमेलन। तो ऐसा नहीं है कि भी आप उसको जो कि भी उसने बोला कि मेरे को 4 फ्रूट्स के नाम बताओ, तो 4 फ्रूट्स के नाम हमने बताए, वाटरमेलन, मैंगो, एप्पल और बनाना। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बीच में बोले कि भी कैबेज, कैरेट या फिर पोटैटो, दैट इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज दिस इज द वेजिटेबल एंड दिस इज द फ्रूट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब्जियां हैं, ये हमारे फ्रूट्स हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी वो इरेलेवेंट हो, हमारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो डू यू नो सैम इज डेटिंग समवन, जैसे कि अभी कोई एग्जांपल हमने दिया है कि भी क्या आप जानते हैं कि भी सैम किसी को डेट कर रहा है, तो हम क्या, दूसरे ने क्या कहा
कि वेल ही गोज टू ट्रिप मोस्ट वीकेंड्स। ऐसा क्या है, ये क्या रिलेट है, एक दूसरे से कोई रिलेवेंट नहीं है ये। क्यों? अभी सामने वाले ने पूछा कि तुम जानते हो कि भी सैम किसी को डेट कर रहा है, या किसी को जो किसी के साथ वो डेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या, और सामने वाला क्या कह रहा है, भाई वो तो ना वीकेंड्स पे जो ज़्यादातर ट्रिप पे जाता है, तो दैट आर द नॉट रेलेवेंट। या तो वो कहता है कि हाँ सामने जो सैम है जो जो कैट के साथ है जो डेट कर रहा है, कैट मीन्स बिल्ली नहीं, यहाँ पे कैट कैटरीना हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं मैनर। तो मैनर के अंदर हम आता है हमारे पास, वी शुड अवॉइड यूजिंग बिग और ओवरली कॉम्प्लेक्स वर्ड दैट वी आर नो आवर लिसनर्स वोंट अंडरस्टैंड। तो क्या है, अभी देखिए मैंने अभी यहाँ पर ऊपर क्या एग्जांपल यूज किया कि सैम है जो कैट के साथ डेट कर रहा है, मैंने फिर कहा कि भी कैट कैट नहीं, कैट कैटरीना है, ठीक है, कैट कैटरीना है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया मैंने अपने इन दो वर्ड्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते कि भी कैट कौन है। अभी कैट तो मेरे को ही पता है, अब मैंने जब आपको बताया कि भाई कैटरीना ही कैट है, कैटरीना कैफ को बोल रहा हूँ मैं, तो क्या होगा वहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। वहाँ पर मैंने जो अपशब्द नहीं कह सकते हम इसको, डिफिकल्ट वर्ड कह सकते, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो वी शुड अवॉइड, हमें जो कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन मेटोनिमी। अभी मैं लिख रहा हूँ एक ऐसे मेटोनिमी पर्स, लेकिन हम इसको क्या भी कह सकते हैं, अभी आपको मेटोनिमी का वर्ड पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो भी बता दीजिए, ठीक है, मतलब गूगल कर लो यार, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये मतलब फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप होती है, उसके ऊपर मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये वर्ड जब यूज़ किया तो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड। आपने कभी क्या पता मेरे को सुना है या नहीं सुना है, अगर सुना है तो भी अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी अच्छी बात है। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है, हमने फर्स्ट किया था यहाँ पर ये प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, सेकंड है जो हमारे पास स्पीच परसेप्शन। स्पीच परसेप्शन के अंतर्गत क्या आता है ये देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द साउंड ऑफ लैंग्वेज आर हियर्ड, इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। वी हैव द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व स्पीच विद स्टनिंग एट। अभी स्पीच परसेप्शन, परसेप्शन का मीनिंग क्या है, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर जो कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो हमने परसीव करता रहता हूँ मैं, परसीव का क्या मतलब है, कोई भी इंफॉर्मेशन को गेट करना, इंफॉर्मेशन को गेट करना अपन मान लीजिए 5 सेंसेस से। अभी मान लीजिए घर में है जो बिरयानी बनी है, बिरयानी नहीं बनी तो मान लीजिए आप घर में भिंडी बनी है, ठीक है, भिंडी। अभी भिंडी की स्मेल से आप गेट पर आते हैं, मम्मी को बोल दो मम्मी क्या बात है आज तो भिंडी बनाई है। तो क्या किया आपने, जो अपनी नोज से, अपने एक सेंस ऑर्गन के साथ है जो उसको स्मेल किया, स्मेल करके इन्फॉर्मेशन परसीव की, परसीव करने से आपके बाद उसके बाद क्या आपके दिमाग में है जो वो स्मेल गई, न्यूरॉन्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी कि भी ऐसी, क्योंकि ये जो भिंडी जो आपने अभी खा रहे हो ना, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में है, आपने पहले भी ऐसी स्मेल कभी की है, ठीक है। जब ऐसी स्मेल की तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो एग्जिस्टिंग हमारे दिमाग में एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके बिहाफ पे हम उसको मैच करते हैं नंबर ऑफ सब्जी की जो लिस्ट हमारे दिमाग में बनी होती है कि भी आलू की सब्जी की ये स्मेल है, राइस की ये स्मेल है, भिंडी की ये है, भरते की ये हैं। तो उनमें से एक के साथ मैच करता है हमारा दिमाग, और उसके बाद हमें वापिस है जो हम उसको रिकॉल करते हैं इन्फॉर्मेशन, तब हम बोलते हैं। ये इतना फ्यू सेकेंड्स के अंदर हो जाती है प्रोसेस, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो तब आप बता दें कि भी हाँ मम्मी आज तो भिंडी बनी है, क्या बात है, मज़ा आ गया, तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। तो क्या वहाँ पर क्या हमने इन्फॉर्मेशन को परसीव किया, तो दैट इज़ अ परसेप्शन। तो स्पीच परसेप्शन यहाँ पर हम लैंग्वेज कर रहे हैं, तो भाषा को परसीव करना मतलब हम सामने वाले को सुन रहे हैं, उसकी बात पर गौर कर रहे हैं, हम उनको समझ रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, स्पीच को परसीव करना, परसेप्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट। अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने पियाजे थ्योरी की, जो नोम कॉम्स्की की, ठीक है, और उससे पहले हमने स्किनर की भी की, ठीक है। तो इसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट आपने उसके अंदर पढ़ा था, 4 ऑपरेशनल स्टेज थे। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या लिख रखा मैंने यहाँ पे, 3 months कूइंग एंड गार्गलिंग। अभी मैंने पहले भी बताया था, अभी जस्ट आप थोड़ा सा, अगर आपने बीच में से वीडियो देखी तो आप जस्ट थोड़ा पीछे शुरुआत से देखिए थोड़ा सा, तो उसमें आप देखो कि मैंने वहाँ पर कूइंग और गागलिंग का मीनिंग बता रखा। जब जो बच्चा स्माइल्स करता है, जब उसको मतलब जो अच्छा लगता है उसके उसी के अनुसार वो रिएक्शन करता है कि भी हाँ उसको थोड़ा पिंच किया किसी ने छोटे बच्चे को 2-3 महीने को, जैसे जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे जो डॉक्टर है उसको पिंच करते ताकि वो थोड़ा रोए, ठीक है। तो दैट इज़ द कूइंग, गार्गलिंग, ठीक है। 6 month पर वो क्या करता है, बैबल करता है, बै 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 मै 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 पा 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 मामा मामा, ठीक है, दादा दादा।
ऑल दीज आर शॉर्ट्स साउंड है जो ये क्या होती है हमारी बेबल्स होती हैं। 12th मंथ जब वो जो पहला वर्ड बोलना शुरू करता है कि मम्मी मम्मी पापा पापा, दैट इज द 12 मंथ। 18 मंथ 5 to 40, 12 मंथ 150 to 300 वर्ड और 2 से 3 सेंटेंस जोड़ने लग जाता है। 3 ईयर का बच्चा है जो 900 से 1000 वर्ड और कुछ ना कुछ पूछने लग जाता है, जैसे कि मैं ये खा लूँ मम्मी जी, मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं खेल लूँ, ऐसा कुछ, ठीक है, या मुझे दे दो, ठीक है। 4 ईयर 2000 वर्ड 5+ वर्ड और सेंटेंस वो अभी कैपेबल हो जाता है कि भी अब वो बोले। 5 ईयर आइडेंटिफाई लेटर क्रिएट लॉन्गर सेंटेंस, अभी वो बोलेगा कि भी मम्मी मेरे को भी मोदी बनना है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द, अभी वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है लॉन्गर सेंटेंस। ये सेंटेंस लॉन्ग नहीं है मोदी बनना, ये तो ख्वाब भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने ये क्या बताया है आपको, ये सभी है ना 3 मंथ से लेकर 5 ईयर तक, ये सभी क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं अभी मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो चलिए मल्टीलिंगुअलिज्म देखिए अभी क्या होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म आप वर्ड से क्लियर कीजिए। मल्टी मीन्स मैनी, लिंगुअलिज्म मीन्स लैंग्वेज, जहाँ पर एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। क्या आप मल्टीलिंगुअलिज्म हैं, मतलब आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, क्या आप मल्टीलिंगुअल हैं, बताइए। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश, जैसे मेरे को तो हिंदी आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश वो भी थोड़ी बहुत, और है जो पंजाबी, ठीक है। तो ये क्या होता है, विभिन्न लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेज, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म किया जाता है। क्योंकि 2 लैंग्वेज वाला तो बाईलिंगुअल होता है। मल्टीलिंगुअल कौन होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 4 5 लैंग्वेज, कई ऐसे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको 10 लैंग्वेज आती होती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। ए पर्सन हु कैन कम्युनिकेट इन मोर देन 1 लैंग्वेज, जो व्यक्ति एक से ज़्यादा लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए थ्रू स्पीकिंग, बोलकर, राइटिंग लिखकर, साइन में सिग्नेचर, लिसनिंग सुनकर, रीडिंग पढ़कर और रिसीविंग इंफॉर्मेशन को परसीव करना, ठीक है। द टर्म बाईलिंगुअल एंड ट्राईलिंगुअल आर यूज फॉर 2 और 3 लैंग्वेज। अब बाईलिंगुअल कौन सा होगा, अभी मैं तो भाई मल्टीलिंगुअल भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर देखो ट्राईलिंगुअल हूँ, ट्राईलिंगुअल, बिकॉज ये तो 3 लैंग्वेज वाले को ट्राईलिंगुअल बोल रहे, 3 से ज़्यादा भी 3 लैंग्वेज तो मेरे को इतनी ये भी नहीं प्रॉपर आती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोली मीन्स मैनी, ग्लोट मीन्स लैंग्वेज, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो कि मल्टी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है अक्सर, है जो पॉलीग्लॉट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इन रिलेशन टू ए कंट्री और स्टेट वेयर सर्वल लैंग्वेज आर स्पोकन और द एक्ट ऑफ यूजिंग और प्रमोटिंग द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज नोन एज मल्टीलिंगुअलिज्म, वो नेशन, वो राष्ट्र या वो देश जिसके अंदर, वो राज्य जिसके अंदर है जो एक या एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा हो कि भी आप उसको यूज़ करो, ठीक है। तो वो कौन सा, वो क्या हो जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाता है। अब बेनिफिट्स क्या हैं, हम बेनिफिट्स करेंगे। तो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ये वाला, देखिए, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज बूस्ट कोग्निटिव फंक्शन। कोग्निटिव फंक्शन किससे रिलेट करती है, हमारे माइंड से रिलेट करती है। कोग्निटिव फंक्शन हमारा माइंड के अंदर है ना, जो हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारी जो इंटेलिजेंट पावर है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, वो सभी डेवलप होती है जब भी हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं। अभी क्यों डेवलप होती है, क्योंकि अब देखिए, अभी हिंदी में आप लिख सकते हैं कि भी मैं कर सकता हूँ, इंग्लिश में आई कैन डू इट, लेकिन अब मान लीजिए कि भी मैं इसको फ्रेंच में बोलना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा इजू पिलू है। तो अभी देखिए वर्ड यही है लेकिन टोन अलग है, इज यू विल फेयर, ठीक है। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये सभी 3 लैंग्वेज हैं, ये अलग अलग, ये फ्रेंच हैं। आप डुलोंग से सीख सकते हैं, जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, शायद एप्पल वाला भी, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं फ़ोन, तो वहाँ से आप ये सीख सकते हैं लैंग्वेज। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो कोग्निटिव स्किल्स हैं उनको बूस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, लर्निंग ए लैंग्वेज एनहांस एंड इम्प्रूव मेमोरी
अभी सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट और इज़ू फेल फेयर के अंदर है जो आप क्या देख रहे हैं कि भी आपको इन वर्डों के मीनिंग क्लियर हैं, ठीक है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो इंक्रीज है। एनहांस इम्प्रूव मेमोरी, मेमोरी के अंदर जितने नंबर ऑफ वर्ड है जो आप स्टोर कर रहे हैं, जो मल्टीलिंगुअल पर्सन है एज कंपैरिजन टू बाईलिंगुअल, और है जो इसको एक ही भाषा आती है वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मदद करते हैं हमारे जो न्यू लैंग्वेज जो सीखते हैं, जो हमारे मेमोरी लेवल को भी इंक्रीज करती है। थर्ड आता है हमारे पास पॉइंट, इट हेल्प टू एक्सपेंड अवर माइंड एंड वर्ल्ड वाइड व्यू। ऑब्वियस सी बात है, अभी वर्ल्ड व्यू कैसे एक्सपेंड करेंगे, अभी आप पंजाबी बोल रहे हैं, आप पंजाब में चले जाएंगे तो आपको वहाँ का कल्चर अच्छा लगेगा, ठीक है। हिंदी हरियाणा के अंदर आ जाएंगे तो आप क्या बोले, हरियाणवी लैंग्वेज, ठीक है। अभी आप जैसे मुंबई वगैरह चले जाते हैं या फिर आप अब्रोड चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश, फ्रांस चले जाते हैं तो आपको वहाँ पर फ्रेंच। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है जो दिखाते हैं हमें, जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग इज सेकंड और थर्ड लैंग्वेज विल बूस्ट कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। अभी ये तो सीधी सी बात है यार, कॉन्फिडेंस होगा क्यों नहीं, आप कहीं भी किसी भी स्टेट कंट्री के अंदर चले जाइए, आपको ये हेजिटेशन ही नहीं होगी कि मैं ये बोल नहीं सकता, मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। हेजिटेशन कब होती है, जब आप है जो अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले के सामने नहीं रख पाते, ठीक है। तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम है, सामने वाले को बताना चाहते हैं कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो इसमें हेजिटेशन कौन सी होती है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि भी देखिए, चलो बाद में बात करूँ, सुबह मैंने थोड़े अलग एग्जांपल दे रहा था मैं। नेक्स्ट आता है इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड मल्टी लैंग्वेजेस जो हमारे पास गिव्स एन एडवांटेज कैरियर वाइज। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको फ्रेंच आते हो सकता है कि आपको फ्रांस जाके कोई जॉब मिल जाए, आसानी हो जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए आपको सिर्फ हिंदी या हरियाणवी आती है और आपको फ्रांस भेज दिया जाए, ठीक है, डोंकी स्टाइल से। आजकल बहुत फेमस है डोंकी स्टाइल, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको देखिए कि भी डोंकी स्टाइल में कैसी, शायद मेरे हिसाब से अमी विर्क की जो एक फिल्म भी आई है वहाँ पर अभी फ़िलहाल में, आज़ा वे जट्टा पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे ही हमें लैंग्वेज का जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ थ्रो अप 3 इश्यूज़। अब मल्टीलिंगुअलिज्म के 3 इश्यूज़ भी हैं, चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म, कोड स्विच, सबसे पहला है कोड स्विच। कोड स्विच पढ़ते हैं, चलिए। Which is switching between two or more language or language variety in the context of a single conversation. Multilingual speaker of more than one language sometimes use element of multiple languages in conversing with each other. कैसे? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एग्जांपल दिया था इज़ुफिलुफे का, कि भी आप मान लीजिए एक साथ 2 या 3 व्यक्ति खड़े हैं सामने, एक फ्रांस से है और एक हमारा जो अमेरिका से, जिसको इंग्लिश आती है, फ्रांस नहीं आती, और एक है हरियाणवी जो अपन है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वर्डों को स्विच करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मल्टीलिंगुअल पर्सन भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है, उसको दिमाग में सोचना पड़ता है। दैट इज़ द कोड स्विचिंग, विच इज स्विचिंग बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेज के अंदर एकदम स्विच करना, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है वहाँ पर, ठीक है। सेकंड इशू क्या है हमारे पास, सेकंड इशू इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट हाउ ग्रामेटिकली और सिमेंटिक नॉलेज इज ट्रीटेड बाय द मल्टीलिंगुअल पीपल। कैसे ग्रामेटिकल और सिमेटिकल नॉलेज किस प्रकार मल्टीलिंगुअल पीपल के साथ है जो ट्रीट करते। देखिए, क्रोल एंड शोल 1992 के अंदर है जो क्या कहा कि भी जो ग्रामेटिकल नॉलेज होगी, जो हमारी ग्रामर होगी, या फ्रांस की हो या पंजाबी की हो या हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर स्टोर होगी, लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी। उसने कहा कि भी हमारे ब्रेन के अंदर ना 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है जिसके अंदर लैंग्वेज स्पेस के अंदर क्या होगी, सिर्फ ग्रामर होगी ये वाली, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, सिमेंटिक नॉलेज, जो कि हमारी कहाँ पर, कंसेप्चुअल मेमोरी स्टोर, इसको कहेंगे कंसेप्चुअल मेमोरी स्टोर। ये कि वो कहता है कि जो सिमेंटिक नॉलेज है वो तो कंसेप्चुअल मेमोरी स्टोर के अंदर होगी, जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वो हमारी है जो किसके अंदर होगी, लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर के अंदर होगी। एक रोल शोने का, तो ये भी एक इशू आया कि भी ग्रामर कैसे, मतलब है जो कैसे ट्रीट करती है हर एक बंदे के अनुसार जो मल्टीलिंगुअल पर्सन है। नेक्स्ट आता है जो इसके बाद है जो कि पेवियो ने क्या कहा 1986 के अंदर है जो 1912 है शायद, इसको मैं आपको बता देंगे आपको बाद में, ठीक है, ध्यान दीजिए।
बट बोथ टाइप ऑफ नॉलेज पेवियो के अनुसार है जो दोनों नॉलेज, दोनों कौन सी, ग्रामेटिकल नॉलेज और सिमेंटिक नॉलेज, दोनों नॉलेज ही कहाँ पर पाई जाती है, लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर। इसने क्या कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक ही हमारे पास लैंग्वेज स्टोर है जो लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर है, इसी के अंदर है जो हमारी है जो लैंग्वेज है जो ये कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन सी नॉलेज, ग्रामेटिकल नॉलेज और है जो हमारे सिमेंटिक नॉलेज, दोनों एक ही जगह स्टोर होती है। थर्ड इशू कौन सा होता है हमारे पास, थर्ड इशू रिलेटेड टू द फैक्ट दैट लैंग्वेज फैमिलियरिटी इम्पैक्ट ए पर्सनस एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई अनदर पर्सन वॉइस ड्यूरिंग लिसनिंग। अभी क्या होता है ना, कई बार जैसे हम लैंग्वेज मतलब एक व्यक्ति 2 या 3 लैंग्वेज का जब प्रयोग करता है तो उसकी साउंड की टोन के अंदर चेंज आ जाता है। टोन के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा, लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये इशू कौन सा है, फैक्ट है कि लैंग्वेज फैमिलियरिटी इम्पैक्ट ए पर्सनस एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई। कई बार क्या होता है हम पहचान नहीं पाते कि भी कुछ व्यक्ति की आवाज़ है कैसे, मतलब कौन सी आवाज़ है, मतलब कैसे कौन सी लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर क्या होना टोन अलग होती है कि भी मैं कर देना आई कैन डू इट, लेकिन मैं कर सकता हूँ, भाई मैं कर दूंगा, ठीक है। ऑल दिस आर द डिफरेंट टोन्स वी आर यूजिंग इन द डिफरेंट सेंटेंसेस। सो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भी किसकी आवाज़ है, कैसे मतलब हम किसको कैसे पहचाने। तो ऑल दिस पॉइंट आर अफेक्टिंग आवर कोग्निशन बाय द कंसेप्ट ऑफ मल्टीलिंग्विज्म। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक्विजिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज। अभी सेकंड लैंग्वेज हमने फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर किया, उसको कंप्लीट किया, अभी हम सेकंड लैंग्वेज को एक्विजिशन करेंगे। एक्विजिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, जो थ्योरी इज गिवन बाय द स्टीफन क्रेशन ने, जो हमारे पास अभी मैं ये बता रहा हूँ ये स्टीफन क्रेशन के द्वारा दी गई, जिसके अंदर 5 हाइपोथेसिस दे रखे हैं इन्होंने। तो हम सबसे पहली हाइपोथेसिस क्या है, एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। When we acquire second language after first language, there should be facilities in such a way that we could learn without book or subconsciously। ये क्या कहना चाहता है कि भी जब भी हम पहली लैंग्वेज एक्वायर कर ली हमने, मान लीजिए हमने हमारी मातृभाषा सीख ली, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ऐसा होना चाहिए, मातृभाषा नहीं, यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो भी हम शुरुआती दौर में सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होना चाहिए कि भी हमें विदाउट एनी एफर्ट, मतलब विदाउट एनी हेल्प ऑफ बुक्स और सबकॉन्शियसली हम सब कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके घर जो कौन सी वो भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है कि मम्मी मेरे को पानी दो। आपका बड़ा भाई कहता है मम्मी मेरे को पानी दो। आपका छोटा भाई बहन वो क्या होगा, आपको देकर भी ऐसे इसको पानी मिला, इसको ऐसे पैसे मिले, इसको ऐसे जो बहाना करके स्कूल से छुट्टी मिल गई कि भी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वहाँ से वो सीखता है, सबकॉन्शियसली सब कुछ हो रहा होता है, विदाउट एनी बुक्स वो सब कुछ सीख रहा है। तो बाय प्रोवाइडिंग एनवायरमेंट कम्युनिकेशन इन दैट लैंग्वेज, दैट इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस कि भी ऐसा कुछ होना चाहिए, देयर शुड बी फैसिलिटीज इन सच ए वे दैट वी कुड लर्न विदाउट बुक और सबकॉन्शियसली। पहली हाइपोथेसिस ये थी। सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है, द मॉनिटर हाइपोथेसिस, जिसको मॉनिटर हाइपोथेसिस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस आवर लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट मेक चेंजेस इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ये क्या कहता है, जो हमने लर्निंग प्रोसेस, जो हमारी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित होगी, हमारी लैंग्वेज को एक्वायर करने के। जैसे कि अब मैं बताना चाहूँ कि भी हम लिख देते हैं आई कैन डू इट, हमने लिख दिया, लेकिन आई कांट डू इट, देयर इज समथिंग चेंज। ये बच्चे ने घर से सीखा कि भाई आई कैन डू इट, अभी आई कैन डू इट ये भी इंग्लिश है, लेकिन ये कैसे, जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद क्या होता है, हमें जो टीचर्स है जो प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, कैसे वर्डों का यूज़ करना है, कैसे कौन सा सही है कैसे गलत है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट समथिंग चेंज, यहाँ पर चेंज हुआ। द मोनिटराइज, इसके अंदर हाइपोथेसिस आवर जो लर्निंग प्रोसेस है अफेक्ट करती है, मेक चेंज इन आवर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर कि जब स्कूल जाने के बाद हमारी हिंदी के अंदर भी चेंज होता है। जैसे कि अभी क्या करते हैं हम, कहेंगे कि मम्मी मेरे को नहीं चाहिए, या फिर मम्मी, या फिर हम जैसे मान लीजिए हरियाणवी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि भी मम्मी मन नहीं करना। जब बोले मन नहीं करना, लेकिन हम वहाँ जो स्कूल में जाके सीखते कि या मेरे को ये काम, मैं ये काम नहीं करना चाहता। द वे ऑफ टॉकिंग, मतलब वे ऑफ, जब नंबर ऑफ वेज है, एक ही बात को कहने के नंबर ऑफ तरीके हैं हमारे पास है, जो कि हमारे पास, जिसको हम सेकंड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। थर्ड पॉइंट आता है नेचुरल हाइपोथेसिस। नेचुरल हाइपोथेसिस कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस वी शुड नॉट मेक फोर्स ऑन चिल्ड्रन। ये क्या कहते हैं, हमें अपने बच्चों के ऊपर है जो जोर नहीं देना चाहिए,
कि भी हमें उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि भी यू शुड लर्न सेकेंड लैंग्वेज, यू शुड लर्न सेकेंड लैंग्वेज, दैट इज वी शुड लीव फ्री। हमें उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए कि बेटा टेक योर टाइम एंड लर्न इट्स योर सेल्फ, ठीक है। तो लर्न इन अ नेचुरल वेज, अपने आप, ठीक है। क्यों कई बार बच्चा क्या होता है कि अपना एनवायरनमेंट से लेके कुछ चीज़ सीखता है कि अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल से। फ्रेंड सर्कल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड सर्कल इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपको बिगाड़ने और सुधारने तक का सफर आपका फ्रेंड सर्कल डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है मुझे, फोर्थ हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस। वी शुड प्रोवाइड स्मॉल इनपुट इन ऑर्डर टू एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इन सच ए वे द चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड दैट इनपुट सच एज न्यू वर्ड, क्वेश्चन, थिंग्स। ये क्या कहता है इनपुट हाइपोथेसिस, क्या कहते हैं हमें इनपुट देती रहनी चाहिए बच्चे को। अभी आपको जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीइथीन, अभी मैं आपको जैसे जनरल एग्जांपल देता हूँ पॉलीइथीन का। एथीन से, एथीन जो पॉलीमर है ना, पॉलीमर से वो बना है। जब पॉली का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैनी, और इथीन है जो ये हमारे क्या हो गया, पॉलीमर। अभी मेरा जो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो मेरे दिमाग से जो आउट हो गई है, वरना मैं आपको बताता कि भी कैसे पॉलीथीन बना। मतलब एक कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जब हम उसको नंबर ऑफ तरीके से जोड़ देते हैं ना, ऐसे ही कि भी नंबर ऑफ जो एथीन है वो कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से, तब पॉलीथीन बनती है। अभी जनरली क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि मम्मी पॉलीथीन क्या होती है, हम नहीं बताते। या फिर मम्मी नमक क्या है, NaCl, नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये हम नहीं बताते। ये डेली रूटीन की है, ये डेली रूटीन्स के अंदर जो आम क्वेश्चन होते हैं कि भी प्लास्टिक कैसे बनता है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि भी मम्मी है जो सूरज वहाँ से कौन सी दिशा से राइज होता है, ये हम जनरली बता देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे डेली रूटीन के अंदर है जो इतने केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर कि हम कितने केमिकल्स अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, छोटी छोटी इनपुट्स हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं सबकॉन्शियसली, ठीक है। तो वी शुड प्रोवाइड सम इनपुट इन ऑर्डर टू एक्विजिशंस स्मॉल इन सच ए वे कि भी चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, बच्चा क्या करे, सीख सके। वहाँ से उसके दिमाग में जो नए वर्ड आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए अपने छोटे बहन भाइयों को सिखाने की, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप बच्चों को सिखाने की कुछ वे ऑफ टीचिंग है जो कुछ सुधारा जाए, ठीक है। फिफ्थ हाइपोथेसिस क्या आती है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। फिल्टर मीन्स एंजाइटी, मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, टीचर आर पेरेंट्स शुड प्रोवाइड एनवायरनमेंट। टीचर्स और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों की एंजाइटी को दूर करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको ये शिक्षा दो कि वो सेल्फ एस्टीम रहे, मतलब सेल्फ मोटिवेट रहें कुछ भी नया करने के लिए। इन सच वे कि भी जो लर्नर हैव लेस एंजाइटी, उनके पास है जो कम एंजाइटी रहे, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। हाई लेवल मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम रहे। अभी क्या होता है, लड़कियां जो क्या होते हैं खासकर जो चीज़ें जो देखकर सीख जाते हैं कि भी हाँ सामने वाले ने ऐसे है जो गाड़ी के स्टार्ट किया, क्लच दबाया, गियर लगाया और फुर हो गए। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे क्या करते हैं, चोरी छिपे कई बार, जैसे मैंने बाइक सीखी नहीं लेकिन मुझे चलानी आती है, ठीक है। वो मतलब ये क्या है, एक पेरेंट्स ये कह दे कि भी तू तो चोट खाएगा, तू तो गिर कर आएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के मन से एंजाइटी को दूर करना चाहिए, उसे मोटिवेशन करना चाहिए कि भी बच्चे तू 18 साल का हो जाएगा तब तेरे को बाइक दिला देंगे अगर आपका बजट है तो, ठीक है। अदरवाइज आप उसको समझा सकते हैं कि भाई इसके ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज है। एडवांटेज को तो वो अपने आप देख लेते हैं, लेकिन बच्चे को डिसएडवांटेज बताना होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे करेंगे, ये हमारे पास जो मल्टीलिंगुअलिज्म का हो गया। इस वीडियो के अंदर ना हम कंप्लीट लैंग्वेज कर लेंगे। मैं आपको एक बार अपनी लिस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं और आगे कौन से करेंगे। अभी ये जो हम आगे करेंगे इसके जो लैंग्वेज स्पीच डिसऑर्डर रह गया हमारा एक टॉपिक, ठीक है। तो चलिए हम लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर पर भाग के पहुंचते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम ना स्पीच डिसऑर्डर करते हैं, कौन कौन से टाइप के जो डिसऑर्डर होते हैं, ये मैंने बुक से उठाया है एज इट इज़ कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर ना अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट करके दे रखा है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जो डिफरेंट टाइप ऑफ है जो स्पीच डिसऑर्डर का जिक्र करेंगे, देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल रखा है इसके अंदर है जो वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर क्या होता है, हमारे आवाज़ के अंदर है जो कमी होना। देखिए सिम्टम कौन से हो सकते हैं उनके, हो सकता है कि भी आपको होर्सनेस हो आपकी आवाज़ के अंदर, शॉर्टनेस हो ब्रेथ, मतलब आपको सांस की तकलीफ हो, हार्श एंड रफ वॉइस। इट मीन्स हार्श और रफ वॉइस कैसे होगी कि भी मान लीजिए आपकी आवाज़ जो खुरदरी हो चुकी हो, ठीक है। ब्रीदी वॉइस मतलब सांस की आवाज़ आ रही हो, जैसे हम ऐसे जब कई बार सुबह सुबह हम सांस लेते हैं कि भाई आलोम विलोम करो ऐसे, मतलब लेकिन क्या होता है ऐसे ब्रीदी वॉइस होना, ठीक है। डिक्रीज इन पिच रेंज, हमारी जो पिच होती है हमारी जो, मतलब यूँ लगा लो आप कहते हैं किसी की पैनी आवाज़ है, किसी की
मोटी आवाज़ होती है। तो पिच से रिलेट करो आप जिसकी आवाज़ है जो ज़्यादा तीखी हो, ठीक है। डिक्रीज इन लाउडनेस, लाउडनेस कम हो जाइए। डेटोरिएशन ऑफ द वॉइस एज द डे गोज बाय, लॉस ऑफ वॉइस, मतलब दिन प्रतिदिन हमारी आवाज़ का ख़राब हो जाना। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं हम है जो क्या कर पा हम ये वो नहीं कर पा रहे, क्या कहते हैं उसको, आवाज़ है जो ख़राब होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ वॉइस, इंस्टेड स्ट्रेन टू स्पीक, टेंशन इन नेक, हमारे जो गर्दन की मसल्स के अंदर पेन होना। और है जो अगर ऐसा सिस्टम दिख रहा है हमें 3 हफ्तों तक है जो, तो हमें जो कुछ ना कुछ किसी को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, स्पीच डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, कई बार यंग चिल्ड्रन ओपन मेक स्पीच एरर, जो हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो स्पीच के अंदर है जो एरर करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे लगा लो अब बनाना बोलता है बच्चा तो क्या कहता है, मुझे नाना दे दो। जैसे दूध मांगता है तो क्या कहता है, बुब्बू दे दो, ठीक है। दैट इज़ द स्पीच डिसऑर्डर। ये स्पीच साउंड डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यंग चिल्ड्रन मेक, फॉर इंस्टेंस यंग चिल्ड्रन साउंड लाइक दे आर मेकिंग ए डब्ल्यू साउंड फॉर आर साउंड। जैसे वेबिट हो गया तो रैबिट, रैबिट को क्या बोलेगा, वो वेबिट बोलेगा, ठीक है। तो दिस में हैव एन आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर इफ देयर, अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे 2 साल 3 साल की उम्र के बाद भी ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आ रही है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर उसके अंदर आ रहा है, तो आप क्या कीजिए करोगे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करवाओ, हो सकता है वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो जाए उसको ऐसे चलते चलते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी डिसऑर्डर किसे कहेंगे, होल वर्ड रिपीटेशन। कई बच्चे कैसे करते हैं, मुझे देते, ऐसी ऐसी एक्टिंग, मतलब एक्टिंग नहीं करते, उसको तो डिसऑर्डर होता है, उसको क्या कहेंगे, फ्लुएंसी। जैसे कि भी तेरा तेरा है ये पेन, मेरा है ये बोनवीटा, ठीक है। तो जिसका मतलब माई डॉग इज क्यूट, देन द फ्राज रिपीटेशन, होल्ड वर्ड रिपीटेशन होता है, वो है जो फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है। अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच वो होता है जब बच्चा है जो क्विंग नहीं करता, बैबल नहीं करता, मतलब जब छोटा बच्चा होता है वो लेट वर्ड बोलता है। कईयों को कहते हैं ना कि भाई इसको तो ये तो लेट हो गया भाई बोलने में, तो वो किससे, तो किस बीमारी से ग्रसित होता है, उसको जो अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्रोसोडी। डिस्प्रोसोडी के अंदर क्या होता है, ए पर्सन विद डिस्प्रोसोडी विल कंटिन्यू स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज दे डिड वंस डिड, बट द रिदम एंड द मेलोडी विद दिस विच दे स्पीक विल चेंज। क्या होता है, इस डिसऑर्डर के अंतर्गत है ना, पता है क्या, अब इसके अंदर मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। हाँ, तो मान लीजिए कि भी आपको कहा जाए कि भी हाँ मैंने किया था, ठीक है, हाँ मैंने किया था, ऐसे मतलब क्या होता है, एक पर्सन है जो कॉन्टिन्यू स्पीक करता सेम लैंग्वेज, बट क्या होता है, रिदम चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है, वो समझ नहीं पाता, ठीक है। दे विल एम्फेसाइज डिफरेंट सिलेबल्स इन कॉमन वर्ड एंड सर्टेन कॉन्सोनेंट और वोवल में साउंड डिफरेंट, साउंड चेंज हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो वे किस डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, डिस्प्रोसोडी से। नेक्स्ट आता है हमारा डिसैथ्रिया। डिसैथ्रिया के अकॉर्डिंग है जो स्लर्ड स्पीच, जिनकी जो बोली गंदी होती है, जैसे स्लो रेट ऑफ स्पीचिंग लगा लो आप, जो कि जो धीरे धीरे बोलते हैं कि भी वो आपने वो कौन सा है जो सीरियल है वो उस पर आता है, स्टार उत्सव पे आता था पहले, मुझे तो याद नहीं, वो बहू तुम ये खाओगी, ऐसे ऐसे कुछ बोलते थे उस मतलब सीरियल के अंदर है ना, वो आता तो था उसका, पता नहीं साथ या साथ निभाना है, पता नहीं कौन सा है, ऐसा मैंने उस पर देखा। वो मोटी बहन है ना, वो ऐसे बोलती थी कि भी मोटी बहू तुम ऐसे करो, तुमको ये करना ही पड़ेगा। दैट इज अ स्लो रेट ऑफ स्पीचिंग, इनएबिलिटी टू स्पीक लाउडर देन ए विस्पर, मतलब फुसफुसा कर बोलना, मोनोटोन स्पीच, नीरस बात, उनके अंदर कोई मज़ा ही नहीं होता यार उनकी बात सुनने में, तो वो किसके अंदर आते हैं, डिसैथ्रिया के अंदर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले हम जो किसके बारे में बात करेंगे, अफेसिया। अफेसिया क्या है, अफेसिया के सिम्टम क्या है, इसके काजेज क्या हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, सबसे पहले अफेसिया के सिम्टम देखेंगे। जैसे जम्बल स्पीच, हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम ये कंफ्यूज हो गए हमें क्या बात करनी थी, उलझना स्पीच के अंदर जो हम बोले। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, अब ऑब्वियस सी बात है हम बात करें यहाँ पर लैंग्वेज डिसऑर्डर की। लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हम अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को नहीं दे पा रहे, तो ये सिम्टम है। मान लीजिए अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई सिम्टम तो हम आप कमेंट कीजिए, हम आपका इलाज करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो जंबल, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, अगर आप है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम ना हो,
ठीक है। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनएबिलिटी टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, आप सेंटेंस अच्छी तरह नहीं बना पा रहे हो। प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, आप जो स्पीच को समझने में आप जो सक्षम ना हो, ठीक है। तो इसके काजेज क्या हैं कि भी क्यों अफेसिया हो जाता है, कई बच्चों को अफेसिया क्यों हो जाता है। अफेसिया जो किसका कारण होता है, मान लीजिए उनके अंदर ब्रेन के अंदर कोई कमी आ जाती है, ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक आ जाता है, या फिर जो देखो इसके अंदर और भी बताया गया है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से, ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से और डेमेंटिया की वजह से, जैसे इन सम केसेस अफेसिया सिम्टम ऑफ एपिलेप्सी और अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इट मीन्स यहाँ पर हमारे जो ब्रेन के अंदर एक लैंग्वेज का कोर होता है, ठीक है, उसके हिसाब से तो वहाँ पर जब कमी आ जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है जिनको, वो तो चलो डेथ की हो जाती है, लेकिन जैसे ट्यूमर हो गया इनकी वजह से जो अफेसिया हो जाता है बंदों को। नेक्स्ट आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म के ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या होंगे, डिले इन लैक ऑफ लर्निंग टू टॉक एज मैनी 40% पीपल विद ऑटिज्म नेवर स्पीक। क्या कहता है, मान लीजिए हम किसी को चीज़ सिखा रहे हैं और वो सीख नहीं पा रहा, मतलब देरी से सीख रहा है, सीखता तो है लेकिन देरी से सीखता है। लैक ऑफ लर्निंग टू टॉक, वो बोलना ही देरी से सीखेगा। मैक्सिमम चांस ये होते हैं 40% मतलब 100 बच्चे हैं तो 40% चांस ये होंगे, 40% स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे ही नहीं, वे नेवर स्पीक, वे कभी नहीं बात करते, तो उनको क्या होता है, ऑटिज्म होता है। प्रॉब्लम टॉकिंग स्टेप्स इन स्टार्ट ए कॉन्वर्जेशन, वो स्टार्ट नहीं करवाते कॉन्वर्जेशन के अंदर, उनको दिक्कत होती है। स्टीरियोटाइप एंड रिपीटेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, वो बार बार एक ही बात का जो प्रयोग करते हैं। इसके काजेज क्या हैं कि भी कोई भी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी दैट हैव बीन काज बाय ब्रेन, वही ब्रेन में दिक्कत होना, ब्रेन में जो कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो ऑटिज्म के फिर उसको जो ऑटिज्म मतलब ये क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाता है। लैंग्वेज डिसेबिलिटी किसे कहेंगे, सॉरी लैंग्वेज नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन चाइल्ड अनदर, बिकॉज लर्निंग डिसेबिलिटी क्या हो गई, कोई व्यक्ति इंग्लिश में अच्छा है, किसी की बच्चे की है जो रुचि इंग्लिश में होती है, किसी की साइकोलॉजी में होती है, तो किसी की मैथ्स के अंदर होती है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जैसे मेरे छोटे भाई का मैथ है जो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे, तो ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वन चाइल्ड टू अनदर, वन चाइल्ड में स्ट्रगल विद रीडिंग एंड स्पेल व्हाइल अनदर लव बुक्स बट कांट अंडरस्टैंड मैथ। मतलब हो सकता है कोई बच्चा इंग्लिश के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, कोई हो सकता है मैथ के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है। तो ये सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब इसके काजेज क्या हैं, ट्रबल विद रीडिंग एंड राइटिंग, हो सकता है किसी को पढ़ने में और लिखने में दिक्कत हो। प्रॉब्लम्स विद अंडरस्टैंडिंग मैथ, मैथ को समझने में, डो नॉट अंडरस्टैंड पीपल आर, क्या कह रहे हैं यार लोग, कई कहते नहीं अभी ये क्या भसड़बाजी कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो वहाँ से। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्जाइमर। तो अल्जाइमर के डिसीज क्या होती है, रिपीट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन आवर एंड आवर नॉट रियलाइजिंग दैट दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, वो भूल जाते हैं कि हमने किससे बात की थी। जैसे मैंने अभी एचएम वाला केस, अभी वो न्यूरोसाइकोलॉजी का जो क्वेश्चन जो इसके अंदर जो लेसन है ना, वो अभी मैंने कवर नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। जो उसमें मैंने पीछे थोड़ी सी कमी थी तो वो मैंने सुधारी है अभी उसके अंदर, तो अब नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। अल्जाइमर डिसीज के अंदर ये उसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एचएम के केस के अंदर उसका जो टेम्पोरल लोब ही निकाल देते हैं डॉक्टर, तो वो क्या कर पाता है, उसको क्या कमी हो गई कि भी जो जिससे वो बात करता था कुछ टाइम के बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद वो भूल जाता था कि मैंने इससे क्या बात की या फिर मैं इससे मिला भी था। तो वही बात है अल्जाइमर डिसीज के अंदर है, जो बातों को रिपीट करते हैं, भूल जाते कि भी उसने ये क्वेश्चन पहले भी पुट किया था या पूछा था। फॉरगेट कन्वर्जेशन, अपॉइंटमेंट, इवेंट, नॉट रिमेंबर देम लेटर, सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या अभी अपॉइंटमेंट उसने ली थी डॉक्टर से, वो मिल के आ गया, वो भी भूल जाता है। कोई इवेंट है कि भी शादी में गया था, मैं किन किन से मिला, वो भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या कारण है, अल्जाइमर डिसीज रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द ब्रेन ओवर टाइम। सभी बीमारियां ब्रेन से जुड़ी होती है, क्योंकि जैसे ही हमारे अभी जो कहते हैं ना, कई बार क्या आता है, जब हमें यूं लगने लग जाता है ना कि भी हाँ अब हम अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, अब हम मुझे जो वेट गेन करना है, तो आपकी बॉडी की सेल्स ऑटोमेटिक उसी टाइम है जो आपको वेट गेन करने के लिए जो काम करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। ये तो ब्रेन इतना महत्वपूर्ण है, इतनी वो भूमिका निभाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट ऑफ SLI। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये किसके अंदर होती है, जो बच्चे हैं जो कुछ वर्ड खा जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, ये है एग्जाम्पल, देखिए शी राइड्स द हॉर्स,
शी राइड्स द हॉर्स। अभी ये बोलेंगे शी राइड्स द हॉर्स, लेकिन जिसको ये जो SLI है, स्पेशल लर्निंग इम्पेयरमेंट है, वो क्या बोलेगा, शी राइड द हॉर्स। एस भूल जाएगा, शी राइड्स द हॉर्स, एस भूल जाए, शी राइड द हॉर्स कहेगा। जैसे कि वो अभी हमारे पास सेंटेंस यहाँ पे दे रखा, ही ईट द कुकी, वो क्या बोलेंगे, ही एट द कुकी। ये हमारा सही सेंटेंस है, ही एट द कुकी, लेकिन वो कहेगा ही ईट द कुकी। ये फॉर्म ही भूलेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी। नहीं, एक और एग्जांपल है, वाई डज ही लाइक मी। अभी वाई डज ही लाइक मी, लेकिन जिसको SLI है वो क्या बोलेगा, वाई ही लाइक मी। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गया। ठीक है, इसका कारण क्या है, Children with SLI are more likely than those without SLI to have parents or siblings who also have bad difficulties on dealing in speaking. In fact, 50 to 70% of children with SLI have at least one other family member with the disorder. इसका मतलब क्या, ये ना हेरिटेड हो जाती है, इनहेरिटेड सॉरी। ये भी जो पेरेंट्स कर रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर के अंदर कोई लोग ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, तब बच्चे पे फ़र्क पड़ता है कि भी हाँ वो भी बात कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। डेवलपमेंट फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होंगे, डेवलप स्पीच साउंड मोर स्लोली देन हिज और हर पीयर्स। उनके सहपाठियों की कंपैरिजन में उसकी स्पीच साउंड के अंदर है जो कमी होना। टू नॉट नॉर्मली फिनिश मास्टरिंग द लेटेड। इनके जो काजेज क्या होंगे, one cause is structural problem or abnormalities in the area necessary for speech sound production such as the tongue or the roof of the mouth. Second cause by the neurological problem or abnormalities। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई क्या कहता है कि भाई मान लीजिए तोन आ रहा है। अभी तोन नहीं होता, वो कौन होता है कि भी कौन आ रहा है, लेकिन क्या होता है कई बच्चे कै को क्या बोलते हैं, तय बोलते हैं। तो यही बोला है कि यहाँ पर जो स्पीच साउंड प्रोडक्शन के अंदर कमी है ना, मतलब टंग और रूफ ऑफ द माउथ, यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। अभी कौन के अंदर क्या होता है, हमारा जो टंग का जो पीछे ऊपर वाला भाग है वो ऊपर लगता है, कौन आ रहा है। लेकिन तोन के अंदर क्या होता है, फ्रंट जो पार्ट है हमारी टंग का, वो हमारे ऊपर दांतों के ऊपर जो टच करता है कि भी तोन आ रहा है। त और क के अंदर इतना फ़र्क होता है। तो वो जो डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के अंदर क्या होता है, पुअर बैलेंस, डिफिकल्टी इन द राइडिंग ए बाइसाइकिल, गोइंग अप एंड डाउन हिल्स, लैक ऑफ रिदम व्हेन डांसिंग एंड डूइंग एरोबिक्स। मतलब जिसकी बॉडी मूवमेंट अच्छी ना हो, जो बच्चा कैपेबल ना हो अपनी बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल करने के लिए। नर्व सेल्स दैट कंट्रोल मसल्स, ये इसके कारण होते हैं, नर्व सेल्स। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज इन पेडागोजी के अंदर भी आता है, ये बीएड के अंदर भी आता है और MS साइकोलॉजी के अंदर भी आता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि भी आपको ये जो समझाएं अच्छी तरह, विद नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाए। ये आपको नोट्स है जो हमारे टेलीग्राम लिंक के अंदर मिल जाएंगी, PDF एज इट इज़। आप एग्ज़ाम के अंदर इनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो आपको अपनी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या मीडियम है, कैसे हम उसको अफेक्टिव बना सकते हैं कम्युनिकेशन को हमारे को। तो उसके अंदर लैंग्वेज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो रोल निभाती है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको और भी पसंद आया तो हमें कमेंट कीजिए। अगर कोई भी वर्ड मिस्टेक, आपको वर्ड नहीं समझ आया, कोई जो सेंटेंस समझ नहीं आया, ठीक है, या आपको जो भी लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।